हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र की 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। आज के इस वीडियो में पूरा 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है पूरा का पूरा मैं निचोड़ लेकर आऊँ आपके सामने। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को तैयार किया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया था। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया था ताकि आप इसे आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से क्वेश्चन देख पाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा और इस प्रकार से 50 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल हम लोग बात करेंगे 6 क्वेश्चन के इस वीडियो में। तो एक महामैराथन होने वाला है, महाकुंभ का महामैराथन आपके सामने। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है सीमांत उपयुक्तता क्या है। अगर आपके प्रश्न में मतलब कि पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा कि सीमांत उपयुक्तता क्या है, तो इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना है। सबसे पहले एक बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग बनाना है और आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सीमांत उपयुक्तता वह संतोष है। क्या है? संतोष है। वो संतोष पागल नहीं, संतोष है। संतोष को ना संतुष्टि होना चाहिए भैया। ठीक है, तो सीमांत उपयुक्तता क्या है? एक संतोष है, यानी संतुष्टि है जो किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उपभोग से मिलता है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक व्यक्ति पहली रोटी खाने से उसे 10 जो है इकाई संतोष प्राप्त होता है, मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जब आपको भूख लगी होती है तो जब पहली रोटी खाते हैं तो ज्यादा तृप्ति महसूस होती है, ज्यादा आपको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रोटी की संख्या घटती चली जाती है आपको लगता है कि अब संतुष्टि थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब व्यक्ति पहली रोटी खाता है तो उसे 10 इकाई संतुष्टि प्राप्त होती है, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 6 और ऐसे से वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अतिरिक्त इकाई को भोग कर जो प्राप्त होता है उसी को संतोष क्रम को कहते हैं और जो है उपयुक्तता जो है सीमांत उपयुक्तता कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को ह्रासमान उपयुक्तता का नियम भी कहा जाता है। ह्रासमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले 10 इकाई, फिर 8 इकाई, फिर 6 इकाई यूनिट आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि आपका ह्रास यानी कम हो रहा है। ह्रास मतलब कम होना, तो यहाँ पे देखिए गिरावट हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसे ह्रासमान उपयुक्तता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, लिखेंगे इसमें उदाहरण में कि एक व्यक्ति को पहली कप चाय से ज्यादा जो है संतोष मिलता है, लेकिन चौथे कप चाय पीने से कम मजा पाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सीमांत उपयुक्तता के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, आसान शब्दों में उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं और अच्छे से लिखकर पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। आय किसे कहते हैं? आय की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आय यानी इनकम की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है भैया। ठीक है, तो आय क्या है? वह धनराशि है जो व्यक्ति या व्यवसाय या देश के किसी आर्थिक गतिविधियां जैसे कि वेतन, लाभ, ब्याज आदि से कमाते हैं। तो कहने का मतलब कि इनकम जो होता है, आय जो होती है, कोई ऐसी धनराशि होती है जो किसी व्यक्ति को किसी काम के करने से मिलता है, उसे वेतन मिलता है, कुछ लोग को लाभ मिलता है, कुछ लोग को ब्याज मिलता है। वेतन में जब कोई आप जॉब करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, आप कोई जब बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, और जब किसी को कर्ज दिए हैं बाद में जब रिटर्न करेगा तो ब्याज के सहित रिटर्न करेगा तो किसी को ब्याज मिलता है। तो ये जो आपको वेतन, लाभ, ब्याज मिलता है, ये सब क्या है? आय है, इनकम है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक शिक्षक का मासिक वेतन मान लीजिए 50,000 है। ठीक है, एक शिक्षक का जो वेतन है मासिक 50,000 है और उसकी आय जो है वो उसकी आय है। ठीक है, किसी देश की आय का माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे शिक्षक की 50,000 वेतन है तो 50,000 वेतन क्या? उसका इनकम है, उसकी आय है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। व्यक्तिगत खर्च आय देखा जाए तो बचत और निवेश उपयोग की जाती है। किसी दुकान का जो मालिक है रोज 10,000 कमाता है, तो 10,000 की बिक्री होती है, 2,000 रुपये खर्च निकाल कर उसे 8,000 दैनिक आय प्राप्त होती है। तो ये भी प्रकार से क्या है, उसे आय प्राप्त हुई कितना, 8,000। 2,000 का खर्चा निकाल दिया जाए तो उसे 8,000 की इनकम प्राप्त हुई। ठीक है, आगे देखिए बाजार क्या होता है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट क्या होता है, बाजार वह स्थान होता है। बाजार क्या है, मार्केट क्या है, एक स्थान होता है जहां खरीदार और विक्रेता, यानी क्रय और विक्रेता, ठीक है, क्रेता और विक्रेता, ये दोनों जो है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का मतलब ये है कि एक दुकानदार होता है अपनी वस्तु को बेचता है, और एक ग्राहक होता है, कस्टमर होता है जो सामान को खरीदता है। तो बाजार में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता मिलकर वस्तु का लेन देन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मार्केट, बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आज की डेट में लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन भी मार्केट हो गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, एक किसान मंडी में जाकर अपने गेहूं बेचता है और उसके बदले पैसा कमाता है। वहीं ग्राहक उस मंडी से जो जरूरत की चीजें होती हैं वो खरीदते हैं। बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु कीमत तय की जाती है। जो बाजार में, मार्केट में जो जो प्राइस तय की जाती है वो वस्तु की जो मांग होती है और जो पूर्ति होती है उसी के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है औसत उत्पादन क्या होता है। अगर औसत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे, औसत उत्पादन का अर्थ कुल उत्पादन के श्रमिकों या संसाधनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो कुल उत्पादन होता है और श्रमिकों या संसाधनों की जो संख्या होती है उसे से विभाजित करके औसत उत्पादन निकाला जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक कारखाना है, 5 श्रमिक की मदद से 50 उत्पाद बनाया जाता है। ठीक है, 5 श्रमिकों की मदद से 50 उत्पाद बनाया जाता है। तो इसमें जो औसत उत्पादन होगा वो 50 भागे 5 बराबर 10। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक श्रमिक को औसतन 10 उत्पाद बना रहा है। ठीक है, वही तो पड़ रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, औसतन उत्पादन का उपभोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि संसाधन कितना जो प्रभावी उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे औसत उत्पाद मतलब कि जो वहाँ पे वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर हैं, और जितना उत्पाद बनाते हैं वो वर्कर कितना कितना उत्पाद बनाते हैं उसको डिवाइड करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पूर्ण रोजगार क्या होता है। ठीक है, पूर्ण रोजगार, तो देखिए पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिस किसी देश में सीधी योग्य और इच्छुक लोगों को रोजगार मिलता है। पूर्ण रोजगार का मतलब किसी गवर्नमेंट में जब जॉब मिल जाती है तो लोग परमानेंट हो जाते हैं, प्राइवेट में परमानेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि श्रमिक बाजार में बेरोजगारी केवल प्राकृतिक और अस्थायी रूप से मौजूद है। तो कहने का मतलब कि जो श्रमिक बाजार होता है जहाँ पे लोग अपना वस्तु का लेन देन करते हैं, जहाँ बाजार में लोग अपने काम को मतलब काम करते हैं उस मार्केट में, तो हाँ प्राकृतिक रूप से और अस्थायी रूप से देखने को मिलता है, यानी बेरोजगारी अस्थायी रूप से देखने को मिलती है। तो पूर्ण रोजगार जो होता है वो एक तरह से परमानेंट के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, उदाहरण पे तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि किसी देश की श्रम शक्ति 1 करोड़ है, ठीक है, पूरे देश की जो श्रम शक्ति है उसको मान लेते हैं कि आपका जो है 1 करोड़ है। ठीक है, उसमें 99 लाख लोग कार्यरत हैं, उसमें 99 लाख जो है कार्यरत हैं। तो इस पूर्ण रोजगार कहा जा सकता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। बात समझ में, सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे जो है 1000 जो है वहाँ पे श्रम मजदूर लोग हैं, ठीक है, और इसमें से 999 लोगों को अगर लोगों को रोजगार मिल गया है, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था आदर्श मानी जाती है, ठीक ठाक मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, सबसे बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन अगर 1000 लोग मजदूर हों और उसमें 10 लोग को ही काम मिले तो ये पूरी स्थिति पूर्ण रोजगार के अंतर्गत नहीं आती है, ये बल्कि अपूर्ण में आ जाएगी क्योंकि पूरे लोग को रोजगार नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला है कि प्रभावी पूर्ण मांग क्या होता है। प्रभावी पूर्ण अगर मांग की बात करें तो यहाँ पे देखिए, प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु को न केवल आवश्यकता हेतु बल्कि उसे खरीदने की क्षमता भी रखती है।
ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग का मतलब क्या होता है, केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, इसे क्रय शक्ति से जोड़कर भी प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो सिर्फ दाम ही पता नहीं कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा उसे खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग को एक भाषा में और समझ सकते हैं कि जो वस्तु आप खरीदने गए हैं आप उसको पूरी तरह से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं पहली बार जाएंगे दाम पता करेंगे फिर उसको खरीद कर लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसे जाएंगे, खरीदेंगे, पता करेंगे दाम और उसको दाम पता कर लेंगे, जितने भी उसके दाम होंगे उसको पे करने की औकात है और आप उसे खरीद कर लेकर आएंगे। इसे हम प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो यह प्रभावपूर्ण मांग नहीं कहलाएगी। ठीक है। आगे देखिए, वहीं यदि आपके पास स्मार्टफोन खरीदने के लिए 15,000 रुपए हैं और वह इसे खरीदता है तो उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। वही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप जो है कोई वस्तु खरीदने गए हैं तो सिर्फ दाम पता ही नहीं करेंगे, आपके जेब में पैसा है और सीधा खरीद कर लेकर आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापक अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्यापक, व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र के कोई चीज जब अध्ययन की जाती है तो उसे हम व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें लिखेंगे व्यापक अर्थशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े घटकों जैसे कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मांग और पूर्ति का अध्ययन करता है। यह सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे प्रभाव प्रभाव को भी समझता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र का, नहीं राष्ट्रीय आय की, किसी प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं, जब राष्ट्रीय आय की बात होती है तो हम उसे व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझते हैं। बेरोजगारी की बात होती है तो बेरोजगारी किसी एक के पास नहीं, बेरोजगारी बड़े स्तर पर है। जो बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हम कहाँ करेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र में करेंगे। ठीक है। आगे मांग और पूर्ति जो होती है ये व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति जो होती है ये व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसे की जो किल्लत है वो देखने को मिलती है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ठीक है। ब्याज जो इसमें है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ब्याज दर को घटाती है और या बढ़ाती है। ठीक है। यह व्यापक अर्थशास्त्र का हिस्सा होता है, किसी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने के मदद करने में जो है ये काम करता है। तो व्यापक जो अर्थव्यवस्था है या व्यापक अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मांग, पूर्ति, इन सब का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं देखिए, फाइनल गुड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जो उपभोग या उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं, उत्पादन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है कपास है, मान लेते हैं, ठीक है, कपास है आपके पास और कपास से अगर कपड़ा बना दिया जाए तो आपका अंतिम वस्तु क्या होगा, कपड़ा होगा। ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि वो वस्तुएं जो उपभोग या उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं, उत्पादन प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है ना, उसी को जो है अंतिम वस्तु कहते हैं। ठीक है। अगर आपको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने से पहले आपके पास आटा होगा, आटे से पहले गेहूं होगा, गेहूं को पिसाया गया होगा। ठीक है। पिसाने के बाद आटा बना होगा, आटा से फिर रोटी आप मतलब उसको गूंथेंगे, फिर रोटी बनाएंगे। तो आपके पास जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, रोटी है। ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। चलिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक कार निर्माता द्वारा बनाई गई कार उपभोक्ता को बेचने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए अंतिम वस्तु क्या है, कार हो जाएगी। ठीक है। आप इसमें आगे समझ सकते हैं। आगे अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा क्या होती है इसको समझना है तो यहाँ पे देखिए, बजट रेखा उपभोक्ता की आय, जो उपभोक्ता होता है उसकी जो आय होती है और वस्तुओं की जो कीमतों के आधार पे वो उसकी अधिकतम जो खरीदारी होती है उसकी क्षमता को दर्शाती है। ठीक है। समझ में आया, अच्छी बात, नहीं आया कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे आगे भी। यह एक रेखा के रूप में दिखाया जाता है जो दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसकी जो आय है वो 100 रुपये है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं
कि सेब 10 रुपये प्रति पीस है और केला जो है 5 रुपये प्रति पीस है, तो यहाँ पे वो 10 सेब खरीद पाएगा या तो 20 केले खरीद पाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 सेब की कीमत यहाँ पे देखा जाए, एक सेब की कीमत 10 रुपये तो 100 रुपये। ठीक है, और फिर इसके बाद 20 है तो 20 पंचे 100। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी उसकी आय है और जितनी वस्तु खरीद सकता है वही बजट रेखा को निर्धारित करता है। तो बजट रेखा से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और आर्थिक सीमाओं को साझा भी किया जाता है। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में कहें तो उसमें जो बजट रेखा बनाई जाती है उसमें दिखाया जाता है कि उपभोक्ता की जो आय होती है और जो उसकी कीमत होती है वस्तु की, उसके आधार पे कितनी बजट रेखा कैसे बनेगी वो दिखाता है यहाँ पे। यानी आपके जेब में अगर मान लीजिए 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के हिसाब से अपना जो है अपना बजट बनाएंगे। ठीक है, 500 रुपए हैं तो 500 रुपए के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुद्रा क्या होता है। ठीक है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मुद्रा हेडिंग डाल दीजिए, उसके बारे में लिखेंगे मुद्रा वह माध्यम है। तो सिंपल भाषा में हमें पता चला भैया कि मुद्रा क्या है, एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम, आइए देखते हैं। जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यानी मुद्रा जब एक माध्यम है तो किस चीज का, जो वस्तु होती है, जो सेवा होती है, उसी के लेन देन करने के लिए, उसी के आदान प्रदान के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप दुकान पे गए हैं, दुकान पे सामान खरीदने, तो सामान खरीदेंगे तो सामान खरीदने के बाद आप मुद्रा देंगे यानी पैसा देंगे। पैसा देंगे तो आपको सामान देगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसके माध्यम से आपको जो सामान मिला है वो माध्यम क्या है, पैसा यानी मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा क्या है भैया, एक माध्यम है जिससे वस्तुओं का लेन देन होता है। ये लेन देन को जो है सरल बनाता है, धन का संग्रह करने की मदद करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इसमें लिख सकते हैं कि भारत में रुपए का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा में सिक्के, कागजी नोट और डिजिटल पैसे, आज की डेट में यूपीआई चलता है, जानते हैं आप लोग। मुद्रा का विशेषता यह है कि इसे स्वीकार और विभाज्य और टिकाऊ होनी चाहिए। मुद्रा, बहुत लोग जिनके पास पैसा आ जाता है ना, तो पैसे की कीमत जो है उनको एहसास नहीं होता है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान को कीमत पता चलती है पैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इसे औसत आय भी कहा जाता है। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। इसका एक फार्मूला भी आप लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। और ये फार्मूला लिख के पूरा पूरा अंडरलाइन कर देंगे, अच्छे से बॉक्स बना देंगे, पूरा नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ है। ठीक है, 1 लाख करोड़ है किसी देश की राष्ट्रीय आय, जनसंख्या वहां पे 10 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10,000 हो जाएगी। इस प्रकार से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी देश की नागरिक जो औसत जीवन स्तर है उसको मापने का सामान्य तरीका इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, विदेशी विनिमय क्या होता है। विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि विभिन्न देश की जो मुद्रा होती है उसका आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज यानी अदला बदली करना, लेन देन करना या आदान प्रदान करना। किस चीज का, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के माध्यम से इसमें लिख लेंगे एक पॉइंट कि यदि एक भारतीय व्यवसायिक अमेरिका से सामान खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना होता है, क्योंकि वहां डॉलर चलता है। इसके लिए वह भारतीय रुपया देकर डॉलर प्राप्त करता है और मुद्रा का विनिमय दर बाजार की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब लोग जैसे विदेश में कमाने जाते हैं, सऊदीया, दुबई लोग कमाने जाते हैं, तो वहां से जब पैसा भेजते हैं तो वो वहां के पैसा जो है रुपए में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे $1 होता है ना, $1 में इस टाइम पे लगभग 84 रुपए समथिंग है। तो यहाँ पे जब आप 84 रुपए लेकर यहाँ से जाएंगे तो वहां पे जो है आपको $1 मिलेगा। वहां से $1 कमाएंगे तो भारत में आपको 84 रुपया मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र क्या होती है। तो देखिए उदासीनता वक्र को समझते हैं। उदासीनता वक्र एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वस्तुओं का संयोजन दिखाया जाता है। इससे उपभोक्ता का जो है समान संतुष्टि प्राप्त होता है। जैसे यदि एक उपभोक्ता 2 सेब और 3 केले से उतना ही संतोष प्राप्त करता है जितना 3 सेब और 2 केले से, तो यह दोनों संयोजन उदासीन जो है वक्र होंगे।
कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप 2 सेब खाते हैं, 3 केला खाते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ आप अगर 3 सेब और 2 केले खा लें तो उतना ही आपको जो है संतुष्टि प्राप्त होती है जितना आप ये वाला चीज़ उपयोग किए हैं, ठीक है? जिसमें जो ग्राफ बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ये बनेगा, तो जैसे-जैसे इसमें आप अगर आंकड़ा समझ जाएँगे कि जो है उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता 2 सेब खा रहा है, 3 केले खा रहा है और उसी प्रकार से 3 सेब या 2 केले खा ले, तो इन दोनों का जो संयोजन होगा, उसी का संयोजन को उदासीन वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, केंद्रीय बैंक क्या होता है? तो केंद्रीय बैंक की अगर बात करें तो जैसे एक केंद्रीय मतलब केंद्रीय बैंक है, नहीं मुख्य बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। तो केंद्रीय बैंक देश का मुख्य बैंक होता है जो मौद्रिक नीतियां बनाता है, संचालित करता है और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। तो केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और बैंकिंग प्रणाली का निरीक्षण करता है और सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा, आपने भारतीय स्टेट बैंक का नाम सुना होगा, तो ये जो बैंक हैं इनको नियंत्रित कौन करता है, इनको कंट्रोल कौन करता है? जवाब होगा आरबीआई करता है। आरबीआई के द्वारा ही जो है इनको नियंत्रण किया जाता है। इनका नियम जो वगैरह ये सब नियम आरबीआई के द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है? और सरकार को ऋण कौन प्रदान करता है? तो जवाब होगा आरबीआई सरकार को ऋण देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे आरबीआई जो रेपो दर होता है इसको घटाकर और बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के रेपो दर मतलब ये होता है कि जो बैंकों को जो व्यापारिक बैंक होते हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको जिस दर पर आरबीआई पैसा देता है, जिस दर पर देता है उसी को रेपो दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह है जहां कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। मतलब कि वहां पे कोई एक दुकानदार नहीं है, कई सारे दुकानदार हैं, कई सारे खरीदार हैं। तो जब कई सारे खरीदार हो, कई सारे जो है वहां पे क्रेता विक्रेता इकट्ठा हो जाएं, तो ऐसे जो है उसको उस क्षेत्र को या उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं इसमें कि कृषि बाजार में गेहूं एक समान उत्पाद है जहां कीमत मांग और आपूर्ति से तय की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो वहां पे जैसा मार्केट होगा, जैसा बाजार होगा, जैसे लोग होंगे, वैसे ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या हैं? तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं देखिए, 3 समस्या हैं। तो पहली समस्या देखिए आपके सामने यहाँ पे है, क्या उत्पादन करें? ये पहली समस्या है, क्या उत्पादन करें? कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादन बनाई जाए, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, कैसे उत्पादन किया जाए, किस विधि से उत्पादन होगा, श्रम प्रधान होगा या पूंजी प्रधान होगा, ये भी एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट किसके लिए किया जाए? ठीक है, किसके लिए किया जाए, उत्पादन का वितरण किस वर्ग के लिए किया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आती है। उदाहरण के तौर पे अगर इसकी बात करें तो देखिए, यदि एक देश की सीमांत भूमि है, ठीक है, तो उसे तय करना होगा कि गेहूं उगाया जाए या चावल उगाया जाए। मान लीजिए आपके आपके पास 1 ही बीघा खेत है, तो उस खेती पर गेहूं उगाया जाए या चावल उगाया जाए या दोनों उगाया जाए, ये भी डिपेंड करता है। जो है मशीनों का उपयोग हो या श्रमिकों का उपयोग हो या समस्याओं का समाधान कमी कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे से आगे बढ़ रही है, लोग खेती में मशीनों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं। तो अब मशीनों का उपयोग हो या श्रमिकों का उपयोग हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, सामान्य वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है? तो सामान्य वस्तु की अगर बात करें तो आय बढ़ने से इनकी मांग बढ़ती है। जो सामान्य वस्तु होती है, आय बढ़ेगी तो इनकी मांग भी बढ़ती है। जैसे कार होती है, दूध हो गया, इन सब की डिमांड भी बढ़ती है अगर आय बढ़ती है। ये सामान्य वस्तु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय वस्तु, आय बढ़ने के साथ इनकी जो है मांग घटती है, जैसे कि सस्ता खाना। ठीक है, अगर आय बढ़ेगी तो इनकी जो मांग होती है वो घटती चली जाती है। सस्ता खाना कोई खाना नहीं चाहता है। मांग बढ़ेगी तो लोग बढ़िया होटल में जाएंगे, वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि यदि किसी एक व्यक्ति की आय 10,000 है, 10,000 से जो है यहाँ पे 20,000 हो जाए तो वह बस की जगह टैक्सी का उपयोग करेगा और सामान्य वस्तु टैक्सी हो जाएगा और सस्ता खाना छोड़कर महंगे रेस्टोरेंट में जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्पादन फलन की बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्पादन फलन जो होता है वह संबंध है जो संसाधनों यानी श्रमिक और पूंजी के बीच में जो है इन चीजों को दिखाता है। मतलब ये है कि श्रमिक और पूंजी मिलकर कितना काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 श्रमिक एक दिन में 20 कुर्सियां बनाते हैं तो 4 श्रमिक 40 कुर्सियां, तो ये उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितने श्रमिक होंगे उतना ही उत्पादन होगा, जितने श्रमिक कम होंगे उतना उत्पादन कम होगा, तो इसे उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। मांग और पूर्ति क्या है इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो लिखेंगे मांग जो है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता, ये मांग कहलाती है। डिमांड तब होती है जब आपको उसको खरीदने की इच्छा हो और आपको आवश्यकता हो, दूसरी बात क्षमता हो तो आप खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि 50 रुपए की कीमत पर 100 लोग पेन खरीदने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तो कम खरीदने वाले हो जाएंगे। पूर्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे 50 पर जो है 50 पर विक्रेता 100 पेन बेचने को तैयार है, यानी जो 50 रुपए की कीमत है विक्रेता 100 पेन बेचने को तैयार है, वो 100 पेन बेच सकता है। ठीक है, मांग और पूर्ति का बीच संतुलन जो है वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मांग होगी वैसे वैसे उसकी जो है पूर्ति होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट तो नहीं लगता है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और उपभोक्ताओं से इसे भुगतान करना होता है। उत्पादन की यह बिक्री समय से लिया जाता है। जैसे मान लो जीएसटी है, जैसे मान लो जो है जीएसटी लगता है तो आपको अगर 100 रुपए की चाय खरीदते हैं तो उसमें 5 रुपए आपका जीएसटी जुड़ा होता है, आपको 105 रुपए देना होता है। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष कर है ये जीएसटी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। अगर बात करें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तो देखिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के अतिरिक्त आय का वह हिस्सा जो उपभोक्ता खर्च करता है। जैसे जैसे देखिए यदि किसी व्यक्ति की आय जो है 10,000 बढ़ती है, ठीक है, और वह 7,000 खर्चा करता है तो उसकी जो आपकी उपभोक्ता सीमांत प्रवृत्ति होगी वो 7,000 डिवाइड कर देंगे 1,000 से, मतलब कि 10,000 से 7,000 10,000 तो उसका जो है 0.7 जो है पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.7 आएगा। तो यहाँ पे दिखाता है कि आय बढ़ने के साथ खर्च भी कैसे बढ़ता है। तो वही सिंपल सी बात ये है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे इंसान की आय बढ़ती है तो उसके खर्च भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आय कम है तो खर्च भी कम होंगे। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपका जो खर्च है वो 100 रुपए के अनुसार होगा, ज्यादा करेंगे तो कर्ज में डूब जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी आय 500 रुपए है तो आप 500 रुपए हिसाब से खर्चा करेंगे। जैसे जैसे आय होगी वैसे वैसे उसकी खर्चा होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं तटस्थता वक्र के बारे में। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि तटस्थता वक्र क्या होता है। तो देखिए तटस्थता वक्र वह ग्राफ होता है जो उपभोक्ता को समान संतोष के लिए, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की पूंजी खाता क्या होती है। भुगतान संतुलन की पूंजी खाता की बात करें तो यहाँ पे देखिए यह विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश ऋण पर संपत्तियों के लेन देन का लेखा जोखा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भुगतान संतुलन की पूंजी खाता का मतलब ये है कि विदेशी जो निवेश होते हैं, जो विदेश में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और ऋण और परिसंपत्तियों का लेन देन का लेखा जोखा ये भुगतान संतुलन पूंजी खाता के अंतर्गत आता है। विदेशी पूंजी प्रवाह, पोर्टफोलियो, निवेश और ऋण शामिल होते हैं। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पे यदि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं तो वह पूंजी खाते में शामिल होता है। कहने का मतलब ये कि कोई कंपनी अगर विदेशी भारत में निवेश करती है तो पूंजी खाता होता है, उसमें जो है शामिल किया जाता है। तो भुगतान संतुलन पूंजी खाते को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म आदि के। माइक्रो यानी छोटे, सूक्ष्म की बात हो रही है। जब किसी छोटे स्तर का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बात करें, एक व्यक्ति अपनी आय कितना खर्च करेगा, कितना बचाएगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। एक चाय की दुकान कितनी कीमत पर चाय बेचेगा ताकि वह अधिक लाभ पा सके, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यदि आम की कीमत बढ़ती है तो लोग उसके स्थान पर केले खरीदने लग सकते हैं, मतलब केले खरीदने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, मांग क्या होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मांग क्या होती है। मांग किसी वस्तु को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा या क्षमता होती है। अगर 50 रुपए पे 100 लोग पेन खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो उसे मांग के नाम से जाना जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखिए, पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो साथ साथ उपयोग की जाती हैं। मतलब क्या है, मतलब देखिए, पूरक वस्तु का मतलब अगर चाय नहीं है तो यहाँ पे देखिए, चाय और चीनी, जैसे चाय और चीनी है, ठीक है, यदि चीनी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग भी प्रभावित होगी। पूरक वस्तु ये, चाय के साथ चीनी देखा जाए तो यहाँ पे यदि चीनी है, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग भी घट सकती है, प्रभावित होती है मतलब। ठीक है, तो पूरक वस्तु के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने यहाँ पे है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। अगर पूछ ले आपसे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता तो उसके बारे में लिखेंगे, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति की संस्था मतलब की संस्था यानी आय पर लगाया जाता है, डायरेक्ट आपके आय पर लगती है कर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आयकर के नाम से आप जानते होंगे आयकर, तो जो आयकर होता है वो सीधे आपको प्रत्यक्ष कर देनी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, वह आय का जो रूप है मतलब कि 1 लाख रुपए आय भुगतान, टैक्स भुगतान करेगा, प्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी बजट क्या होता है। सरकारी बजट देखिए भैया, सरकारी बजट वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी एक वर्ष में सरकार कितना पैसा कमाई है, कमाई का मतलब कितना टैक्स वसूली है और कितना खर्चा की है, ये पूरा लेखा जोखा सरकारी बजट के नाम से जाना जाता है। ये सरकार की योजनाओं और नीतियों की वित्तीय को दर्शाता है। जैसे सड़क निर्माण के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, तो ये क्या है, इस आवंटन को 5,000 करोड़ रुपए मतलब कितना आया सरकार के पास और कितना जो है सरकार ने दिया है, व्यय किया है, वो पूरा सरकारी बजट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, सीमांत लागत क्या होता है। तो देखिए, सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है, मतलब कितना लागत लगाया गया है, इनकम कितनी लगी है, जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बनाने में लगती है। कहने का मतलब ये है, अगर एक कारखाना में 100 पेन बनाने में 1000 खर्चा आता है, ठीक है, तो 101वां जो पेन होगा, ठीक है, 101 जो पेन होगा उसे बनाने में 10 रुपए खर्च होते होंगे, तो इसे सीमांत लागत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100 पेन बनाने में अगर 10,000 रुपया लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 101वां पेन बनेगा उसमें 10 रुपये ही आपका खर्च हुआ होगा, तो सीमांत लागत आपका 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिबंधित कार्य क्या है, यानी आरबीआई के कार्य क्या है, प्रतिबंधित कार्य क्या है। सीधे जनता को ऋण नहीं दे सकता है, पहला पॉइंट, ये प्रतिबंधित है। ठीक है, जनता ने, कोई भी देश का नागरिक जाके आरबीआई में खाता नहीं खुला सकता है और ना ही आरबीआई उसे ऋण दे सकता है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता है, यानी जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, यानी व्यवसाय के पर्पज से आरबीआई काम नहीं कर सकता है। दूसरा है, शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता, आरबीआई जो है शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता है, ये प्रतिबंधित इसके कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या होती है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बात करते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 विशेषताएं बताइए। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं देखिए, कम विक्रेता, ठीक है, जहां पे कम बेचने वाले होते हैं और कम खरीदने वाले होंगे, कम बेचने वाले कम खरीदने वाले। ठीक है, उत्पादन भिन्नता, वहां पे उत्पाद भिन्नता मतलब कि जो उत्पाद होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे, भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, एक जैसी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत पर नियंत्रण, यहाँ पे क्या होता है, कीमत पर नियंत्रण होता है
कोई वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट ब्रांड है, जैसे कि कोलगेट है और जो है यहाँ पे पेप्सोडेंट है, ये सब जो यहाँ पे हैं, ये सब अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं क्या है। खुले बाजार की क्रियाएं, देखिए यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है सरकारी बॉन्ड खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है, खुले बाजार की प्रक्रिया। जो आरबीआई के सरकारी बॉन्ड होते हैं, जो उसे सरकारी बॉन्ड को खरीदने बेचने के लिए काम किए थे, उन्हें खुले बाजार की क्रियाएं के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो आरबीआई बॉन्ड बेचकर मुद्रा की आपूर्ति को घटाता है, ठीक है। जो मुद्रा की आपूर्ति होती है उसे कम करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, बस लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मांग के नियम क्या है, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। मांग के नियम कहता है कि यदि वस्तु कीमत घटती है, वस्तु कीमत घटती है तो भैया मांग बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। सिंपल सेंटेंस है। 50 रुपए पर 100 लोग पेन खरीदते हैं, लेकिन 30 रुपए पर 150 लोग ही उसको उपयोग कर पाते हैं, मतलब उसको खरीदने काम करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 50 रुपए है तो 100 लोग खरीद रहे हैं, दाम घट गए तो 150 लोग खरीद रहे हैं। वही चीज यहाँ पे है, मांग अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है, एकाधिकार क्या होता है। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जहां केवल एक विक्रेता होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे भारतीय रेलवे, कोई कंपटीशन नहीं है, भारतीय रेलवे जितना दाम निर्धारित करेगा वो दाम रहेगा, ठीक है। ये कीमत और आपूर्ति विक्रेता के नियंत्रण होता है, जैसा जो कीमत रहेगा वो अपना निर्धारित करेंगे। तो एकाधिकार में एक ही लोग का ही अधिकार है और कोई किसी का अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार को एकाधिकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये 60 क्वेश्चन आपके सामने थे जो मैंने समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा 83 82 92 47 99, ठीक है। 47 99 पीडीएफ है। इस पीडीएफ के द्वारा जो है आपको पूरा मिल जाएगा व्हाट्सएप के नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।